हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, हम तैयारी कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके 9 वाइज देखिए। उसमें मैंने बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुकी हूँ। और हम अब कर रहे हैं साहित्य शास्त्र की इकाई जो 3 है। और इसमें मैं बहुत सारे आपको सिद्धांत करा चुकी हूँ। रस साहित्य, संप्रदाय सारे हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम कर रहे हैं फ्रेंड्स सिद्धांत जो है। और आज हम करेंगे टीएस इलियट का साहित्य चिंतन, मतलब कि साहित्य टीएस इलियट के जो 2 सिद्धांत हैं आपके सिलेबस में। एक तो परंपरा की अवधारणा। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले शुरू करें, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको इसका व्यक्तित्व बताती हूँ टीएस इलियट का, और ये कब पैदा हुए थे इनका सारा मैं बताऊँगी, कौन सी इनकी किताबें हैं, क्योंकि भी पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये टीएस इलियट है, इनका पूरा नाम जो है वो टॉमस स्टर्ट एलियट है। और इनका जन्म जो है वो 26 सितंबर 1888 को हुआ था। 26 सितंबर 1888 को कब हुआ था फ्रेंड्स? 26 सितंबर 1888 सितंबर। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना जो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो थे नाटककार भी थे और आलोचक भी थे और प्रसिद्ध कवि भी थे। 1888 को सेंट लुई अमेरिका में हुआ था इनका, और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 1910 में एमए किया इन्होंने। सौभाग्यवश उनके शिक्षकों में आयरविंग बेबिट जैसे आलोचक तथा जॉर्ज सातायन, मतलब जो उनके टीचर थे वो कौन थे फ्रेंड्स? आयरविंग बेबिट जैसे आलोचक, जॉर्ज सातायन जैसे चिंतक थे। इन दोनों विख्यात शिक्षकों का प्रभाव एलियट पर पड़ा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साहित्यिक परिवेश में उन्होंने काव्य सृजन शुरू किया। 1907 से 1910 तक ही हार्वर्ड एडवोकेट में अपनी कविताएं प्रकाशित करते रहे और 2 वर्ष तक इस पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद तर्कशास्त्र, तत्व ज्ञान, संस्कृत और पाली चारों विषयों को मिलाकर दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एफ.एच. ब्रैडले पर उनका शोध प्रबंध उनकी मृत्यु के पश्चात नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उन्होंने ऑक्सफोर्ड, सार्बोन फ्रांस में, जो फिलिप्स जर्मनी में के विश्वविद्यालयों में भी कुछ समय अध्ययन किया। 1915 में एलियट लंदन पहुंचे, वहीं बस गए। इगोइस्ट कौन सी पत्रिका फ्रेंड्स? इगोइस्ट ब्रिटिश साहित्य पत्रिका है ये, कि सहकारी संपादक का दायित्व संभाला। लंदन के पास ही थोड़े दिन तक एक स्कूल में पढ़ाया, फिर लाइडस बैंक में नौकरी की। सन 1922 में त्रैमासिक क्राइटेरियन की स्थापना की और संपादन किया। कब किया फ्रेंड्स? 1922 में क्राइटेरियन की स्थापना की। एलियट के साहित्यिक यश विस्तार में इस पत्रिका की भूमिका अविस्तार कर वे इंग्लैंड के स्थायी निवासी बन गए। उन्हें नोबेल पुरस्कार 1948 ईस्वी में मिला। कब मिला फ्रेंड्स? 1948 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और जीवन के अंत 4 जनवरी 1965 तक वे निरंतर सृजन करते रहे। टीएस इलियट, आपको पूरा नाम मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, टॉमस स्टर्ट एलियट की काव्य कृतियों में कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं ये आप नोट कर लीजिए। मैं आपको अंडरलाइन करके भी बता देती हूँ। ये पूरा पैराग्राफ जो इनकी कविताएं जो रचनाएं हैं वो है द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915, द वेस्टलैंड 1922, फॉर क्वार्टर्स 1943 और नाटकों में मर्डर इन द कैथीड्रल 1935, द फैमिली रियूनियन 1939 तथा द कॉकटेल पार्टी 1950 को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। आलोचना के क्षेत्र में द सेक्रेड वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथेन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934 और एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न 1936 काफ़ी प्रसिद्ध हुए फ्रेंड्स। इनमें से ही पूछी जाती है सारी जो भी है इनकी रचनाएं, इनमें से कई बार पूछी जा चुकी है। दी सेक्रेड वुड पूछी जा चुकी है और ये पूछी जा चुकी है एसेज एंसेंट
एंड मॉडर्न। तो फ्रेंड्स इससे मैंने आपको इनका प्रोनाउंस करा है ताकि आपको याद रहे सुनकर भी, और आप देखकर भी पढ़ लेना और अच्छे से इनको याद कर लो, रट लो फ्रेंड्स। दो विश्व युद्धों के बीच सृजन क्रम में सक्रिय एलियट के विचारों, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत ढंग से मेल हुआ। कविता में आत्मनिर्वासन, अजनबीपन का गहरा एहसास और व्यक्ति की असीमितता का संकट खुलकर सामने आया, किंतु आगे चलकर नाटकों में वे अध्यात्म की ओर झुकते चले गए। उन पर एक ओर तो दांते, एलिजाबेथेन तथा जैकोबियन नाटक का प्रभाव था, और दूसरी ओर 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी प्रतीकवादियों की छाप खासकर शैली पर दिखाई देती है। आलोचक के रूप में एलियट एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपनी पीढ़ी की रुचि और विचार चेतक को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी आलोचना को काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य सृजन के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार घोषित किया है। इस कथन से जाहिर है कि काव्य निर्माण के प्रसंग में उन्होंने जो चिंतन मनन किया है उसी से उनकी आलोचना को आधार मिला है। एलियट अपने सृजन अनुभव से इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि कार्ययित्री और भावयित्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक है। तो इन्होंने कहा है फ्रेंड्स, कार्ययित्री और भावयित्री प्रतिभाएं जो है वो परस्पर पूरक है, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलेगा। अच्छा, सर्जक और आलोचक एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स कि अच्छा सर्जक ही अच्छा आलोचक हो सकता है। एलियट के काव्य चिंतन पर विचार करने वाले अधिकांश आलोचकों ने यही कहा है कि एक अर्थ में तो एलियट का कथन ठीक है, पर इसे नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छा रचनाकार अच्छा आलोचक भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है। एलियट की आलोचना मुख्य से सर्जक की दृष्टि से ही लिखी गई है, जिसे पाठक की दृष्टि गौण रही है। पश्चिमी आंग्ल अमेरिकी नई आलोचना के जनक के रूप में एलियट का नाम महत्वपूर्ण है। नई कविता को प्रेरित करने वाले रचनाओं में वे अग्रण्य हैं। दिलचस्प तथ्य यही है कि सिद्धांतकार की तरह ना तो उन्होंने सिद्धांत निर्मित किए, ना नियम बनाए, ना वे किसी वाद या संप्रदाय से जुड़े। सर्जक की दृष्टि से उन्हें जो काव्य चिंतन ग्राह्य प्रतीत हुआ उन्होंने ही ग्रहण किया। ऐसा करने के कारण उनके चिंतन पर प्रभाव तो बहुतों का है, पर अनुकरण या अनुगमन किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स ये था इनका व्यक्तित्व जो टी.एस. एलियट है। और अब मैं इनका थोड़ा बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो इनकी रोमांटिक काव्य मूल्यों का विरोध है वो कैसे हुआ। इन्होंने जो रोमांटिक काव्य का विरोध किया है, एलियट ने रोमांटिक व्यक्तिवाद काव्य मूल्यों का खंडन किया। रोमांटिक कवियों ने कविता को सहज अंतस्फूर्त सृष्टि स्वीकार कर लिया था। एलियट की चर्चा विशेष रूप से इस सिद्धांत के विरोधी के रूप में हुई। तो फ्रेंड्स ये रोमांटिसिज्म के विरोधी थे, विरोधी कवि थे। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कवि रोमांटिसिज्म के विरोधी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कवि के व्यक्तित्व और जीवनगत राग द्वेष का विश्लेषण उसके काव्य के विवेचन के लिए अप्रासंगिक है। काव्य की रचना एक निर्व्यक्तिक साधना है जिसमें कवि को कलात्मक उद्देश्य के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण। रोमांटिक सिद्धांत का विरोध करते हुए साफ कहा है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति या आत्माभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है। क्या है फ्रेंड्स? व्यक्तित्व से पलायन है, व्यक्तित्व का अनवरत निषेध है। इस कथन के मूल में ये वर्ड्सवर्थ का कथन है, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको अंडरलाइन भी करके बता देती हूँ। ये जो है इसका पूरा कथन है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट ले लेते फ्रेंड्स। जो इसमें बताया गया था वो मैं आपको रोमांटिसिज्म का बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट में है सहज भावोच्छ्वास सिद्धांत के विरोध की ध्वनि है, जिसके अनुसार कविता को घोषित तौर पर तीव्रतम भावों की प्रबल अतः स्फूर्त अभिव्यक्ति कहा गया था। इस रोमांटिक काव्य सिद्धांत के अनुसार कविता कवि के मनोवेगों का उद्गार है। कवि को सत्ता काव्य सत्ता के साथ एकाकार है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया कि ये रोमांटिसिज्म के विरोधी थे। अब हम इनका सिद्धांत ले लेते हैं। इनका सिद्धांत जो है परंपरा की अवधारणा, इसमें दोनों बताया गया है। परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा के साथ इनका मेल किया गया है। बताया गया किस तरह से टी.एस. एलियट की समस्त आलोचना दृष्टि का आधार क्या है? उनका निबंध। कौन सा निबंध फ्रेंड्स? परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। आधुनिक आलोचना में परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा के रचनात्मक संबंध का यह प्रभावशाली चिंतन यूरोप के
बौद्धिक परिवेश की चुनौती से जन्मा। एलियट को एक गहरी जड़ों वाली परंपरा में रूढ़ि और मौलिकता के स्पष्ट भेद की चिंता थी, ताकि वह सभ्यता के संकट को उसके मूलभूत दायरे में समझ कर व्याख्यायित कर सके। आफ्टर स्ट्रेंज गार्ड्स में एलियट ने कहा, किन्हीं मताग्रही विश्वासों को पूर्ण रूप से या प्रधान रूप से बनाए रखना ही परंपरा नहीं है। ये विश्वास तो परंपरा के निर्माण क्रम में रूप ग्रहण करते हैं। परंपरा में जो मेरा अभिप्राय है उसमें बहुत कुछ शामिल है। उसमें वे अभ्यास जन्य क्रियाकलाप, आदतें और रीति रिवाज। परंपरा मतलब फ्रेंड्स हमारा जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज है उसको इन्होंने लिया है। अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों से लेकर किसी अजनबी को अभिवादन करने के हमारे परंपरागत तरीके भी शामिल है, जो एक ही स्थान पर बसे जन समुदाय के बीच रक्त संबंधों को प्रकट करते हैं। ये फ्रेंड्स इनका इंग्लिश में, इसको भी नोट कर लेना क्योंकि कई बार इंग्लिश में देकर भी पूछ लिया जाता है। तो इस पैराग्राफ में जो है ये आप पढ़ लेना। ट्रेडिशनल इज नॉट सोलली और इवन primarily the maintenance of certain dogmatic beliefs. These beliefs have come to take their living form in the course of the formation of a tradition. What I mean by tradition involves all those habitual action, habits and customs from the most significant religious rites to our conventional way of greeting a stranger, which represent the blood kinship of the same people living in a same place. तो फ्रेंड्स ये इन्होंने अपने शब्दों में कहा है परंपरा के लिए। एलियट के लिए परंपरा का व्यापक अर्थ के साथ एक संकुचित अर्थ भी था। संकुचित अर्थ क्या था? यूरोपीय परंपरा के अंतर्गत ईसाई धर्म परंपरा के विश्वास। एलियट की परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा संबंधी मान्यता इस प्रकार रखी जा सकती है। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। यूरोपीय परंपरा पर विचार करते हुए एलियट का क्या मत है फ्रेंड्स? प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक ही नहीं आलोचनात्मक मानसिकता भी हुआ करती है। एवरी नेशन, एवरी रेस हैज़ नॉट ओनली इट्स ऑन क्रिएटिव बट इट्स ऑन क्रिशियल टर्न ऑफ माइंड। दूसरा है, किसी रचनाकार की महत्व प्रतिष्ठा करते समय हम उसकी व्यक्तिगत विशिष्टताएं खोज कर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उसके पूर्ववर्ती कवियों से उसकी भिन्नता को पहचानने में ही हमें प्रसन्नता होती है। किंतु यदि हम ठीक से खोजबीन करें तो पाएंगे कि किसी कवि के रचना के, तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा इन्होंने कि अगर हम ठीक से खोज करेंगे तो किसी भी कवि की रचना की श्रेष्ठ ही नहीं सर्वथा व्यक्तिक पक्ष भी वहीं होते हैं, जिनमें उसके पूर्ववर्ती रचनाकारों का प्रभाव प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुआ होता है। जाहिर है व्यक्तिगत प्रज्ञा परंपरा से विच्छिन्न, निरपेक्ष या असंबद्ध वस्तु नहीं है। परंपरा के से गहरे अर्थों में जुड़कर ही कवि अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य को अपनी प्रभावी रूप में उजागर कर सकता है। हिंदी में तुलसीदास और निराला इसके अच्छे उदाहरण हैं। जैसे उन्होंने कैसे उदाहरण है फ्रेंड्स? राम काव्य परंपरा से जुड़कर इन कवियों ने रामचरितमानस और राम की शक्ति पूजा को नूतन काव्योत्कर्ष में ढाल दिया। इन कृतियों ने व्यक्तिगत प्रज्ञा के प्रस्फुटन में एक परंपरा बाधक न बनकर सहायक सिद्ध हुई है। जैसे फ्रेंड्स आज भी तुलसीदास की जो है रामचरितमानस आज भी पढ़ी जाती है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, रचनाकार के लिए परंपरा सास की तरह सहज, स्वाभाविक, अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। कुछ भी सोचते, सुनते, पढ़ते समय उसके गुण दोषों का एहसास मानव विवेक स्वयं करता चलता है। अभिव्यक्ति या रचना प्रक्रिया में कभी परंपरा मौन होती है, कभी मुखरा, कभी सकराहट संघर्ष की मुद्रा में होती है, कभी विपरीत दिशा में। लेकिन परंपरा का रचनाकार के साथ एक संघर्ष संवाद बराबर चलता रहता है। परंपरा के प्रति गहरे लगाव का अर्थ हर धर्मिता या अंधानुकरण एकदम नहीं है। अंधानुकरण से मौलिकता नष्ट हो जाती है। परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता तो सृजन कर्म की नवीनता मौलिकता में ही प्रतिफलित होती है। एलियट ने जोर देकर कहा कि परंपरा को दाय या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी प्राप्ति के लिए कठोर तप, साधना या श्रम आवश्यक है। Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want, you must obtain it by great labor. The Sacred Wood की पेज नंबर 49 में ये लाइन लिखी है उन्होंने। परंपरा का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इतिहास बोध। कवि में इतिहास बोध होना चाहिए। इतिहास बोध का तात्पर्य अतीत के अस्तित्व का नहीं अपितु उसकी वर्तमानता का अनुभव भी है। Perception not only of the vastness of the past but of its presence.
इतिहास बोझ अपनी पीढ़ी के रचना क्रम को ध्यान में रखकर लिखना नहीं है, बल्कि उसमें होमर, वर्जिल से लेकर पूरे यूरोप के साहित्य, साथ ही अपने देश के समग्र साहित्य दोनों का अस्तित्व हुआ करता है। हिंदी में ऐसा ही परंपरा को कमाने का परिश्रम जयशंकर प्रसाद और आगे के सृजन कर्म में दिखाई देता है। एलियट यदि अपने सृजन में अपने पुरखों होमर आदि को बोलते पाते, तो हम प्रसाद जी के सृजन में अपने वैदिक ऋषियों की वाणी के अनुगुण सुनते। कवि आलोचक आगे को जब टी.एस. इलियट के निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का अनुवाद रूढ़ी और मौलिकता नाम से करने की प्रेरणा मिली। फ्रेंड्स, रूढ़ी और मौलिकता के नाम से आगे ने जो है इंडिविजुअल टैलेंट का अनुवाद किया, ये पूछा जा सकता है। तो नाम से करने की प्रेरणा मिली, तो इस प्रेरणा के मूल में अपनी परंपरा की रूढ़ी या बासीपन को झाड़कर मौलिकता को ग्रहण करने की समस्या थी। तो फ्रेंड्स, ये था इनका थोड़ा थोड़ा, इसमें मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट कई बार ऐसे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे अभी आगे ने जो क्या किया, इनके अनुवाद किया इंडिविजुअल टैलेंट का, किस रूप में किया, रूढ़ी या बासीपन, ये पूछा जा सकता है। एलियट का क्या मानना है फ्रेंड कि परंपरा कोई मृत वस्तु नहीं है। जो मृत या नर्तक है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही समीचीन नहीं है। वस्तुत परंपरा एक सातत्य है, निरंतरता है, अविच्छिन्न प्रवाह है, जो अतीत की साहित्यिक, सांस्कृतिक दायित्व अथवा धरोहर या विरासत के उत्मांश से वर्तमान को संपन्न और सार्थक बनाती है तथा भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस दृष्टि से परंपरा का विस्तार देश और काल दोनों में होता है। परंपरा के संदर्भ में विशेष बात यह है कि किसी भी कवि या कलाकार की अर्थवत्ता केवल अपने आप अकेलेपन में नहीं होती। उसकी सही अर्थवत्ता उसकी प्रशंसा दिवंगत या पूर्ववर्ती कवियों कलाकारों की सापेक्षता में ही होती है। No poet, no artist of any art has his complete meaning around his significance. His appreciations is the appreciations of his relation to the dead poets and artists. उसका अकेलापन में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। साम्य वैषम्य के लिए उसे पूर्ववर्ती रचनाकारों के साथ रख कर देखना आवश्यक है। इसके पीछे क्या तर्क है फ्रेंड्स? किसी नई कलाकृति की रचना होती है तो पूर्ववर्ती सभी कृतियों का थोड़ा बहुत तालमेल बैठाना अनिवार्य हो जाता है। मतलब वहाँ से पुराने में से थोड़ा बहुत तालमेल बिठाना जरूरी होता है। नवीन कृति के आविर्भाव के पूर्व विद्वान कलाकृतियों की एक स्थिर व्यवस्था होती है, जो नवीन कृति के आने से कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाती है। नई कृति पुरानी कृतियों को अपनी जगह से ढेर कर अपने लिए जगह बनाती है। साम्य वैषम्य के निर्धारण में किसी कृति का महत्व बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। अतीत को वर्तमान से उसी तरह परिवर्तित होना चाहिए जिस तरह वर्तमान अतीत से नियंत्रित निर्देशित होता है। द पास्ट शुड बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट एज मच एज द प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट। कवि को अतीत या परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, किंतु यह ज्ञान इतना भारी न पड़े कि कवि चेतना को आक्रांत कर ले। प्राय बहुत बार अतिशय अतीत ज्ञान के बोझ से काव्य संवेदना या तो निर्जीव हो जाती है या प्रभावहीन होकर बिखर जाती है। कवि के लिए अतीत का चेतना को विकसित करते रहना जरूरी है और उसे आजीवन विकसित करना है। कलाकार की प्रगति सतत आत्म बलिदान में है, व्यक्तित्व के सतत आत्मसमर्पण में है। व्यक्तित्व के इस निर्व्यक्तिकरण से ही कला विज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर सकती है। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ sacrifice, a continual extinctions of personally. It is in this dispersonalization that the art may be said to approach the condition of the science. तो फ्रेंड्स, ये था इसका टी.एस. इलियट का परंपरा का सिद्धांत और व्यक्तित्व के साथ इसका बताया है तालमेल। कल फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इनका सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत की व्याख्या करेंगे कल हम। आज क्योंकि एक दिन में पूरा करने से आपको फिर ना समझ में आएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आज मैं यही समाप्त करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो मिल पाए और आप अपना अध्यापन जारी रखें, अपना अध्ययन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी जारी रखें। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।